बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने बायोलॉजी क्लास 9 न्यू बुक के पहले चैप्टर के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजी और उसकी मेजर फील्ड्स के बारे में पढ़ा था और दूसरा लेक्चर हमारा उस जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, उनकी आगे फर्दर जो सब फील्ड्स हैं उनमें से चंद एक को हमने डिस्कस किया था। आज भी उनमें से चंद एक सब फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स और पैलिएंटोलॉजी और साथ में टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें एम्ब्रियो की स्टडी होगी। ठीक है, कि एक एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार का बनना, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम इस सारे अमल को पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होती है जी, एम्ब्रियोलॉजी होती है। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द study of process of development of an organism from a fertilized egg ठीक है स्टूडेंट, ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? ठीक है, एक सिंपल एग होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि हमें ये ब्रांच सेक्स जेंडर को आइडेंटिफाई करने में भी मदद देती है। मतलब यहीं से हम सेक्स जेंडर भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि वो मेल है या फीमेल है। तो मेल के जो सेल्स होते हैं वो स्पर्म सेल्स होते हैं और फीमेल के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? एग होते हैं। स्पर्म और एग मिलता है तो फिर हम कहते हैं उसको फर्टिलाइज्ड एग। सिंगल एग को हम फर्टिलाइज्ड एग नहीं कहेंगे। तो स्पर्म और एग के मिलने से फर्टिलाइज्ड एग बनता है और इस फर्टिलाइज्ड एग से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल बायोलॉजी की जिस शाख में हम पढ़ते हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, कि एक फर्टिलाइज्ड एग से मुकम्मल जानदार का बनना। इसमें और क्या है जी, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं। हेयर साइंटिस्ट्स study the organ and tissue formation। ठीक है, यहां पर टिश्यू फॉर्मेशन और ऑर्गन फॉर्मेशन के बारे में साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं कि जब आपका फर्टिलाइज्ड एग मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद एक ऑर्गेनिज्म के बनने के अमल के दौरान गुजर रहा होता है तो उस दौरान जो टिश्यू फॉर्मेशन है, ठीक है, और इसके साथ आपकी ऑर्गन फॉर्मेशन है, इस ब्रांच में वो भी उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट्स। ये ब्रांच हमें मदद करती है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, एंड डेवलप द मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये ब्रांच हमें बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में बताती है और उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स के प्रोसेस को भी डेवलप करने में भी हमारी मदद करती है। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी थी। एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख होती है जिसमें हम एक फर्टिलाइज्ड एग से मुकम्मल जानदार बनने के अमल को देखते हैं। इस ब्रांच में साइंटिस्ट ऑर्गन और टिश्यू फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये ब्रांच हमें ये बताती है कि बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, मतलब आया कि बच्चे की पैदाइश के दौरान या बच्चे के मुकम्मल बनने के दौरान जो मसाइल आ रहे होते हैं उसके बारे में भी हमें एम्ब्रियोलॉजी बताती है। ठीक है, और उनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में भी हमें एम्ब्रियोलॉजी बताती है। इसके बाद आपके पास क्या है जी, जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स जीन्स, आप यहां से वर्ड देख सकते हैं, यहां तक जीन बन रहा है, तो स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स with the transfer of characteristics. It deals with the transfer of characteristics खसूसियात की मुंतकिली, characteristics from कहां से कहां जी, from parents to
ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, कि बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम खसूसियात की मुंतकिली के बारे में पढ़ते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, और ये जो खसूसियात की मुंतकिली की वजह बन रहा होता है, बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, जीन्स। और जिसमें इस जीन्स को स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की ब्रांच में, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास जेनेटिक्स है ये आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई the causes of genetic diseases and helps to develop the varieties of plants, कि मुख्तलिफ वराइटीज प्लांट्स की बनाने में भी हमें जेनेटिक्स मदद कर रही होती है। ठीक है, मतलब हम अपनी मर्जी के जीन्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ वराइटीज ऑफ प्लांट्स को बना रहे होते हैं, जिनको हम, जो ऑर्गेनिज्म बनता है इस तरीके में, उसको हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कि हम अपनी मर्जी का जीन उसमें इंसर्ट कर देते हैं, और फिर जो हम अपनी मर्जी का जीन इंसर्ट करते हैं तो हम जो खसूसियात चाह रहे होते हैं वही हमें मिल रही होती हैं। तो वो भी जीन्स की स्टडी है, तो इस वजह से हम इसको भी क्या कहेंगे, ये भी किस में आ रहा है, जेनेटिक्स में आ रहा है। ठीक है, कि आपकी जो जेनेटिक्स है ये आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, कि जो भी वजूहात बन रही होती हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में आपको जेनेटिक्स मदद कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द fossil fuels, study the fossil fuel। ठीक है, fossils भी कह सकते हैं, fossil fuel भी कह सकते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम fossils को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी, पैलियोंटोलॉजी। और हम इस fossil fuels को स्टडी क्यों करते हैं, या इस बायोलॉजी की जो ब्रांच है इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट हेल्प्स टू नो the evolutionary history of the living organisms, helps to know the evolutionary history of the organisms, evolutionary history of the organisms। ये हमें, ये ब्रांच हमें ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि उस ऑर्गेनिजम्स के आबाओ अजदाद में क्या था, कि वो ऑर्गेनिज्म उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, या उससे पहले जो थे उसमें कौन सी जो है ना वेरिएशंस थी या कौन सी खसूसियात थी, फिर उसके बाद जो आई उसमें कौन सी खसूसियात थी या वेरिएशन आई, उसके बाद कौन सी खसूसियात थी या वेरिएशन आई। हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जो हमें बायोलॉजी की ब्रांच हेल्प कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, इसके साथ इसके एग्जांपल में अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल कि हम एग्जांपल में डायनासोर के जो फॉसिल हैं, डायनासोर फॉसिल्स वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ जेंट रेप्टाइल्स, कि यहां पर बहुत बड़े रेप्टाइल्स हो गुजरे हैं that roamed over the earth millions of years ago, कि जो हमारे पास डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें मिले हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस जमीन के ऊपर हजारों लाखों साल पहले जो है ना चंद बड़े रेप्टाइल्स की किस्म में से कोई जानदार हो गुजरे हैं, जिनको हम किसका नाम देते हैं, डायनासोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें आप कि डायनासोर के फॉसिल से हमें पता चल गया कि वो किस तरह के थे, या हमने किस तरह से उनको जो है आइडेंटिफाई किया है कि उनकी खसूसियात क्या थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, शक्ल सूरत किस तरह की थी। ठीक है, तो हमें फॉसिल फ्यूल से पता चला
कि वो किस तरह के जो है ना वो जानदार थे। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं वो हमारे पास पैलियोंटोलॉजी होती है। इसमें एक एग्जांपल ये होगी, सबसे जो छोटा फॉसिल फ्यूल है, द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल, ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल, वो हमारे पास कौन सा है जी? साइनोबैक्टीरियम है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, साइनोबैक्टीरियम। और ये कितना अरसा पहले का है? अबाउट या एस्टिमेटेड वैल्यू जिसकी है वो है जी 3.4 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, 3.4 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये आइडेंटिफाई हुआ साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास क्या है जी? ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में व्हाट इज द ओल्डेस्ट नॉन तो फॉसिल, तो वो कौन सा है? साइनोबैक्टीरियम है। और कितना ओल्डेस्ट है? 3.4, एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 3.4 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो है। ठीक है, तो इस पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल फ्यूल की स्टडी करते हैं, उनको ये हमें हेल्प करती है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानने में। ठीक है, और एग्जांपल में हमने डायनासोर की एग्जांपल की, डायनासोर के जो फॉसिल है वो हमें ये बताते हैं आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जमीन के ऊपर कुछ ऐसे बड़े रेप्टाइल्स हो गुजरे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डील्स with the classification of living organisms, classification of organism कह लें, classification of organisms into groups and subgroups, into groups and subgroups on the base of similarities, on the base of similarities and differences, similarities and differences। ठीक है, कि हमारे पास जो बायोलॉजी की वो शाख जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करना है या कैसे किया गया है या क्लासिफिकेशन की जाती है, किसमें? उनके ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किसकी बुनियाद पर? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की ग्रुप बंदी करते हैं। ठीक है, उनके ग्रुप्स और फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हाट इज द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फिर आप बताएंगे द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें ये किसके बारे में बताती है कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द, हेल्प्स टू, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड the diversity of life, diversity of life, identify the new species, identify the new species and study the evolutionary relationship, and study the evolutionary relationship, evolutionary रिलेशनशिप। ये इस ब्रांच का इंपॉर्टेंस है कि हम जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्यों की जाती है, ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर सकें, तरतीब दे सकें। ग्रुप में बना देंगे तो हम, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो हर एक को अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम ऑर्गेनिज्म को जिनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं उनको एक ग्रुप में रख देंगे और जिनकी खसूसियात नहीं होंगी उनको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। और इस तरह से हम उस ग्रुप के जिनकी खसूसियात से हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल डिटेल में स्टडी करेंगे और हम कहेंगे क्योंकि बाकियों की भी खसूसियात इसी तरह से हैं तो उनके अंदर भी यही चीजें शामिल होंगी। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन की मदद से हम ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें मदद मिलती है। एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा है दुनिया के अंदर, मतलब जिंदगी जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा है, उनको हर एक को स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप क्लासिफाई कर देंगे, फिर आप किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे और आप कहेंगे कि दूसरों में भी यही खसूसियात हैं। तो हमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में ये मदद करती है। आइडेंटिफाई द न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है।
और हमें स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसमें भी ये स्टडी करने में भी मदद करती है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। एम्ब्रियोलॉजी आज हमने पढ़ा, जेनेटिक्स पढ़ा, पैलियोंटोलॉजी पढ़ा और टैक्सोनॉमी पढ़ा। बाकी जो सब फील्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप अच्छे से जो लेक्चर भी हो उसको बुक से भी रीड करेंगे और याद करेंगे। एंड इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि हम लोगों ने आपके लिए ये यूट्यूब चैनल लेक्चर्स के लिए शुरू किया है ताकि आपको आसानी के साथ बेहतर अंदाज में पढ़ाया जा सके। तो इट्स अ जेंटल रिमाइंडर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स, ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज। आज का हमारा यही लेक्चर था।